गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सुबह से आगे मैं आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सवीन फारूक। और आज हम कह सकते हैं डीजल सस्ता हो गया है और 30 रुपए सस्ता हो गया है। अब जिनकी गाड़ियां या व्हीकल्स डीजल पर हैं वो तो बहुत खुश हैं, लेकिन जिनकी पेट्रोल पर है खुश वो भी हैं। कब सस्ता हुआ डीजल? कल रात 12 बजे। कल अच्छा, रात 12 बजे डीजल सस्ता हुआ है। लेकिन ये एक अच्छी खबर है, बहुत अच्छी खबर, लोगों को एक अच्छी खबर सुनने को मिली है, क्योंकि हमेशा पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर जाते हुए हमने देखी है, डीजल की प्राइसेस ऊपर जाते हुए देखी है, नीचे आते कम कम। कल हमने देखा कि प्राइस नीचे आई है। डीजल की प्राइस नीचे आई है, पेट्रोल की प्राइस भी नीचे आई है और 15 रोज के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी का ऐलान है वो कर दिया गया है। आप इतना जोर आपका डीजल पे क्यों जा रहा है? डीजल जो है ना वो 30 रुपए सस्ता मिट्टी का तेल भी सस्ता हुआ है वहाँ पे, डीजल 30 रुपए सस्ता हुआ है। ओके, पेट्रोल 30 रुपए होता है, मैं पेट्रोल पे और पेट्रोल 15 रुपए हुआ है और डीजल जो है वो 30 रुपए हुआ है, तो ज्यादा सस्ता हुआ है। इसलिए डीजल पर जरा मेरा ज्यादा जोर है। डीजल 30 रुपए सस्ता हुआ है। इसी तरह बाकी जो मसनूआत है वो भी सस्ती हुई हैं और जो नई कीमत पेट्रोल की है वो अब 270 रुपए फी लीटर हो चुकी है। हाई स्पीड डीजल की जो कीमत है 30 रुपए कमी के बाद 258 रुपए। बताते हैं, सब कुछ बताते हैं आपको। मिट्टी के तेल का जिक्र भी कर लेते हैं और उसकी कीमत में भी 12 रुपए फी लीटर कमी की गई, जिसके बाद नई कीमत 164 रुपए 7 पैसे फी लीटर हो गई है। लाइट डीजल जिसका आप पूछना चाह रही थी, 12 रुपए सस्ता हुआ है ये, और 152 रुपए 68 पैसे जो है फी लीटर इसकी कीमत मुकर्रर की गई है। तो मैं फिर कह रहा हूँ जनाब कि जिस तरह डीजल सस्ता हुआ है ना, इस तरह बाकी मसनूआत भी सस्ती होनी चाहिए और इसका इम्पैक्ट किरायों पर भी होना चाहिए। ये बड़ा जरूरी है। ऐसा ही है, बिल्कुल होना चाहिए, ताकि सबके लिए जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी सबके लिए जो है आप इतना हंस, गाड़ी तो डीजल पर है ही नहीं। वैसे आपने जिस अंदाज से इस खबर को सुनाया है तो मुझे मेरी खुशी इतनी ज्यादा है। मेरी तरह से बहुत सारे लोग इस वक्त जो हमें देख रहे हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं। ट्रक ड्राइवर बहुत खुश होंगे, वो सारे बहुत खुश हैं, डीजल सस्ता हुआ है। हाँ, कैब्स वाले बहुत खुश है। तो जरा हमारी खुशी तो देख लिया सबने और मेरी तो इतनी हंसी में आपने खुशी देखी है, तो अब जरा अवाम की खुशी भी आपको सुनाते हैं। डीजल की कीमत कम होने पे कितने खुश हैं अवाम। पेट्रोल भी जाहिर है। आइए, बाइक गाड़ी वाले सारे जज्बात क्या है उनके। अगर इन्होंने सस्ता किया, कम किए, तो इसके मद में आगे जाके ज़्यादा पैसे बढ़ाएंगे। ये थोड़ा फ़र्क पड़ेगा काफ़ी, कि पहले महंगा था, थोड़ा कम होगा तो थोड़ा फ़र्क तो पड़ेगा। ज़्यादा करे कम करे बस अल्लाह खैर करे। जब 80 रुपये लीटर था तब भी चल रहा था, अब 300 रुपये फिर भी डलवा रहे हैं। 12 रुपये अगर पेट्रोल कम किया भाई तो हम तो इस पर भी शुक्र अदा करेंगे कि जो भी कुछ भी कम किया है ना, बढ़ाया नहीं है। थोड़ा कम करवाओ, कम देगा 50 रुपये कम तो कम से कम। ये सही फैसला है इनका गवर्नमेंट का कि इन्होंने पेट्रोल सस्ता किया है। 150 से 282 तक चला गया। एक आम स्टूडेंट की अप्रोच में वैसे ही नहीं रहा। गवर्नमेंट वही सारी काम कर रही है कि 50 रुपये बढ़ा के 10 रुपये कम करी, 12 रुपये कम कर रही है। ये ना हो कि एक दफ़ा आपने कम कर दिया उसके। ये मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये सारी खुशी हमारी थी, लोग तो खुश नजर नहीं आ रहे। कैसे आवाम किसी हाल में खुश नहीं होती, कैसे खुश हो? वैसे 15 रुपये 30 रुपये आप सस्ता कर दें तो महंगाई जिस रूज पर चली गई है। 3 रुपये आपने बढ़ाए हैं, बस 12 रुपये सस्ता हुआ पेट्रोल। आप चाह रही थी 15 रुपये सस्ता और, लेकिन हो जाएगा क्योंकि हमने याद है कुछ दिन में डिस्कस किया था कि जब रशियन ऑयल आएगा तो तकरीबन 100 रुपये पेट्रोल कब आएगा। हम तो रशियन ऑयल सुनते रह गए, हम तो IMF डील सुनते आ गए, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है कि ये होना कब है। हमें सिर्फ सुनाया जा रहा है ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। 100 रुपये भी सस्ता होना था। खबर सुनाने के लिए इसहाक डार साहब खुद आए थे। वैसे बढ़ते हैं तो एक नोटिफिकेशन आता है, लेकिन चूंकि डीजल सस्ता हुआ था, पेट्रोल सस्ता हुआ था, इसलिए वो खुद आए थे खबर सुनाने के लिए। अच्छा, वो खुशी सुनाने आए थे। उन्हें लगा कि बहुत बड़ा काम उन्होंने कर दिया है। चले, थोड़ा बहुत हुआ, ये तो कम से कम सोचा गया आवाम के बारे में, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये सारी चीज़ें हम बस सुनते ही आ रहे हैं। 100 रुपये सस्ता हो जाएगा, किसको क्या रिलीफ दिया जाएगा। पहले कहते थे 660 सीसी और कम जो उस वाली गाड़ियाँ हैं उनको दिया जाएगा, उनको रिलीफ दिया जाएगा 100 रुपये। वो भी अभी तक से सुनने में आया था कि उसके बाद उस पर किसी किस्म का कोई स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ये रशियन ऑयल भी अब आ जाना चाहिए, IMF डील भी अब हो जानी चाहिए, जिस पर गहरे बादल हैं, इन सारे मामलों में छट जाने चाहिए। ठीक है, बादलों से याद है आज आपको मौसम का हाल तो बताती चलूं कि आज का मौसम कैसा है जनाब। वैसे अब गर्मियां तो आ चुकी है और प्रॉपर वाली आ चुकी हैं। तो सबसे पहले जी इस्लामाबाद की बात करते हैं। इस्लामाबाद में पंखे चल चुके हैं, AC भी चल चुके हैं। अचानक से पंखे, हम कहते हैं पंखे चलेंगे और उसके बाद AC का वक्त आएगा, लेकिन AC भी चलना शुरू हो चुका है। कम से कम 22 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड है इस्लामाबाद में। लेकिन हल्के हल्के बादल भी हैं साथ। आज लाहौर में सूरज ही चमक रहा है। कम से कम जो है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 41 डिग्री सेंटीग्रेड आज रहेगा। कराची की बात करेंगे, कम से कम 27 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। वहाँ पर हल्के हल्के से बादल भी हैं। पेशावर की बात करें कि पेशावर में सूरज चमक रहा है, कम से कम जो है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा
37 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। कोयटा में कम से कम 17 और ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। हल्के हल्के से बादल है वहाँ पर। वैसे जितना हमने यहाँ पर हमने जो बात की है कि बादल चमक रहे हैं हर जगह पे, वैसे मोस्टली सारी जगहों पे बादल चमक रहे हैं। अच्छा बादल बिजली चमकती है। हाँ, बादलों की वजह से ही चमकती है। बादल छाते हैं और बादल छट जाते हैं। और ये बड़ा अच्छा है जी कि आपने मौसम बता दिया। लेकिन इसके साथ साथ जो मौसम की हम बात करें तो मुल्क के जो मुख्तलिफ शहर हैं उसमें बादलों की एंट्री में नज़र आ रही है। वो चाहे सादिकाबाद हो, राजनपुर हो, खानपुर, यहाँ पर बादल जमकर बरसे भी हैं। अगर हम सिंध की बात करें, सक्खर की बात करें, कश्मीर की बात करें, जैकबाबाद की बात करें और दीगर आसपास के शहर, वहाँ पर बारिश हुई है। बलूचिस्तान की बात करें, डेरा बुख्ती का जिक्र कर लें, वहाँ पर भी बारिश हुई है। और पारा चनार का जिक्र करें, वहाँ पर मौसम ठंडा हो गया है। पारा चनार में मौसम ठंडा हुआ है अभी इस वक्त भी, लेकिन मई में भी। और गिलगित बल्तिस्तान, केपी के इलाके, बिलखुसूस पहाड़, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि बादल हैं और बरसने वाले बादल हैं, बारिश होगी वहाँ पर, यानी मौसम थोड़ा सा बदल जाएगा। अच्छा, वैसे शोएब, ये हर साल हम एक इतना ड्रास्टिक चेंज देख रहे होते हैं वेदर में, ये एक बड़ी बात। और ये हम खुश तो ज़रूर हो रहे होते हैं कि जनाब मई में भी हमारे अभी तक पंखे नहीं चले, मुख्तलिफ इलाकों में कभी ओले पड़ रहे हैं, कभी हम बर्फबारी का भी सुनते आ रहे हैं। मई में बर्फबारी या अप्रैल के एंड में, ये एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ क्लाइमेट चेंज, उसका इम्पैक्ट आता है, इतना बड़ा इशू है। बेशक हमारी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा कम है, अगर ओवरऑल रिपोर्ट देखा जाए तो ग्लोबली हमारे मुल्क का, पाकिस्तान का एग्जैक्टली बहुत कम इसका इम्पैक्ट है। कंट्रीब्यूशन बहुत कम है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो दुनिया के लोग भी हमें देख रहे हैं वो भी इसके ऊपर काम जरूर करें, क्योंकि हम जैसे ममालिक जिनकी कंट्रीब्यूशन बहुत कम होती है वो इस तरह से सफ़र कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। चलें बढ़ते हैं आगे। कुछ कहानियाँ जो हम सुनाते हैं आपको या कुछ स्टोरीज हम कलेक्ट करते हैं आपके लिए, वो आपके साथ शेयर करते हैं। असल या नकल? असल मुझे लगा वो कहानियां जो सारे सियासतदान सुना के जाते हैं हमारे शो में। नहीं, मैं असली कहानियों की बात कर रहा हूँ। छोटी छोटी सी स्टोरीज हैं। समंदर के तह में कोई रह रहा हो और कई दिनों से रह रहा हो और रिकॉर्ड बना रहा हो, तो ये होती है जनाब असली खबर। डॉक्टर डीप सी के नाम से मारूफ अमरीकी प्रोफेसर जोसेफ डिटोरी, इन्होंने 74 दिन तक ज़ेरे आब रहकर एक नया आलमी रिकॉर्ड बनाया है और उनका ये कारनामा अभी तक जारी है, चूँकि प्रोफेसर का इरादा है कि पानी के नीचे 100 दिन तक क़याम करेंगे। डॉक्टर डीप सी इस वक्त फ्लोरिडा के जो अंडर सी लॉजेस हैं वहाँ पर 30 फीट नीचे रहने के मज़े ले रहे हैं और उनका मकसद ये है, वो देखना ही चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा जो दबाव होता है, क्योंकि जितना आप समंदर की तह में जाते हैं बहुत प्रेशर बिल्ड होता है। अगर आप स्कूबा डाइविंग करें तब भी आपको महसूस होता है बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। अब ज़मीन के ऊपर अगर आप रह रहे हैं तो वो एक अलग बात है खुशके में, और अगर आप डीप सी में जाके रह रहे हैं तो बहुत कुछ चेंज होगा, इंसानी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आ रही होती है, तो वही देखना चाह रहे हैं। लेकिन शोएब, ये अभी इनका टारगेट ख़त्म नहीं हुआ। ये कहते हैं कि अभी इन्होंने 74 दिन किए हैं कंप्लीट, ये चाहते हैं कि 100 दिन ये कंप्लीट करेंगे, उसके बाद इनका रिकॉर्ड जो है वो कंप्लीट होगा। चलें, ज़बरदस्त जी, ऑल द बेस्ट। बढ़ते आगे। एक डिटेल्ड एनालिसिस सामने आया है अमेरिका की तरफ से भारत से मुताल्लिक कि मजहबी आज़ादी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया है। अमरीकी महकमा खारजा ने मजहबी आज़ादी से मुताल्लिक सालाना रिपोर्ट जारी किया। उसमें कहा गया है कि भारत में मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ रियासती सतह पर यानी स्टेट लेवल पर इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, स्टेप्स लिए गए हैं। मजहबी अक़लियतों के खिलाफ कानून नाफिज करने वाले हुकाम ने तशद्दुद किया है। श्रीनगर में मुहर्रम के महीने में जो जुलूस निकाला जाता है उसमें गिरफ्तारियां की गई हैं और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अमरीकी हुकाम को भारत में मजहबी तशद्दुद मुसलसल जारी रहने पर अफसोस है। भारत मजहबी अक़लियतों के खिलाफ बयानबाजी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करे, ये मुतालबा किया गया उस रिपोर्ट। लेकिन ये मुतालबा तो मेरे ख्याल में इससे पहले भी कई मरतबा इस पर बात की जा चुकी है और पूरी दुनिया बात करी होती है। जैसे आप अमेरिका की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पूरी दुनिया बात करी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वो जो सामने होती हैं सोशल मीडिया पर, क्योंकि अब सोशल मीडिया का दौर है तो वहाँ पर रहने वाले जितने भी मुसलमान हैं वो चीज़ों को रिपोर्ट कर रहे होते हैं, वीडियोज़ आ रही होती है सामने, पिक्चर्स आ रही होती है सामने, लेकिन इसके ऊपर कोई स्टेप लेता भारत नज़र नहीं आता। उनकी हुकूमत में, उनकी रियासत में मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर बात करना इतना अहम नहीं समझा जाता। जिस तरह हम देख रहे हो, इस तरह के बहुत सारे वाकयात हैं जो हमारे सामने हैं, बिल्कुल और ये तो रिपोर्ट हुए हैं। आप ये ज़्यादा अच्छी बात है कि हाँ रजिस्टर्ड हुए हैं। एक होता है ना बयान दे देना, मजम्मत कर देना, लेकिन ये प्रॉपर एक रजिस्टर हुआ है क्योंकि ज़रा एक रिपोर्ट जारी की गई है। चलें बढ़ते हैं आगे। एक और विजुअल हमारे पास है, बड़ा खूबसूरत। वैसे कहते हैं ना, दो लोग अगर साथ चल रहे हों, घूम फिर रहे हो, कहते हैं कि हंसों की जोड़ी है जी, लेकिन हंसों की कुछ जोड़ियां ऐसे इंसानों के साथ भी चलती हैं। दिखाते हैं आपको विजुअल। आपको किस बारे में बात कर रहे हैं हम? ये देखिए हंस और सयाहों के साथ पानी में सफर कर रहे हैं और ये देखिए हाथ पे किस खूबसूरती से आके वो उड़ते उड़ते बैठ गए हैं। सोशल मीडिया पे खासी वायरल ये वीडियो है।
और जो जेटी पे सफ़र कर रहे थे उन्होंने देखा कि साथ साथ हंस भी उड़ रहे हैं और वो आके आराम से हाथ के ऊपर बैठे एंजॉय कर रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, बल्कि वेरी एक्सप्रेसिव। समझ नहीं आई क्या कहा उन्होंने, या कहा मैंने जान दे हो। वैसे हमें अगर परिंदों की या और जितने जानदार हैं उनकी अगर बात करें, उनकी अगर ज़ुबान हमें समझ आती होती तो क्या से क्या कह रहे होते हैं, सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और हम कहते हैं ये बेजुबान है। बेजुबान तो नहीं होते, अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, उनकी ज़ुबान समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन क्या कह रहे होते हैं इंसानों को। वैसे ये सोचने की बात, आजकल कितना सुबह सुबह कैसे डीप थिंकिंग आपने डॉक्टर डीप सी की बात की है यहीं पर, मेरी जो डीप थिंकिंग जो है ना वो एक्टिवेट हो चुकी है। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, कभी आप अगर पिज्ज़ा खाते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि बॉक्स में आती है, आप उस बॉक्स का क्या करते हैं? ट्रैश में आप बस फेंक देते हैं ना, उसके बाद वो जहाँ मर्जी जाए। और हम अक्सर कह रहे होते हैं यही चीज़ें होती हैं, प्लास्टिक और इसी तरह के जो गत्ता होता है, स्पेशली प्लास्टिक की बात करें यहाँ पे, वो किस तरह से एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि इसको रीयूज़ नहीं किया जाता, इसको रिसाइकल नहीं किया जा रहा था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि अब आप ये गत्ता बेच सकते हैं या ये सारा मटेरियल बेच सकते हैं एक ऐप के थ्रू, और आप वहाँ से पैसे भी कमा सकते हैं ऐप के थ्रू। ये अच्छा था, छोटे थे तो आवाज़ आती थी ना गली में, कबाड़िए की आवाज़ आती थी ना, लोया, टीन डब्बा, सूखी रोटियां, छानपुरा बेच लो, ऐसी आवाज आती थी। फिर ये आवाजें बंद हो गई, फिर मैसेज आते थे। अब जिस तरह कुछ टाइम से हम देखते हैं सभी मैसेज आते हैं, स्पेशली वो एसीज के जो आपकी विंडो एसीज थे कि आपने अगर बेचना तो बेच लें। लेकिन जो ऐप वाली बात आपने कहा ना, ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। मुझे इस ऐप पे सबसे अच्छी बात ये लगी, अभी आप जिस तरह से आपने एक तरीकाकार बताया कि बेचने का तरीका यही होता है कबाड़ियों का, कि वो आते हैं बेचते हैं, लेकिन क्या होता है कि हम इस पेशे को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे होते, जो कि अभी आपने जिस तरह बात की, आई एम श्योर कि बहुत सारे कमेंट्स भी आएंगे, बहुत सारे लोग हंस रहे होंगे ये क्या कर रहा है। अब ये जो हंसी है ये हम उस पेशे को डिसरिस्पेक्ट कर रहे होते हैं। इसी में ये ऐप बनाना, इस पेशे को एक रिस्पेक्ट देना और इसको इस तरह से टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट करना, मेरे ख्याल में ये बहुत अच्छा स्टेप है। और ये स्टेप लिए फवाद पिज़्ज़ा ने हिस्सों पेशावर आज स्टूडियो में साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच। आपने तो लगता है नारा लगाया कबाड़िए को इज्जत दो। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है जी जी बिल्कुल। ओके, अब बताएं ये एप्लीकेशन, वेब, व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि आप हर तरीके से काम कर रहे हैं, जी जी 2 महीने हो गए, कैसे ख्याल आया, कैसे इसका आगाज़ हुआ और कैसा रिस्पांस आया? ख्याल तो ऐसे आया कि एक दिन घर में बैठे हुए, कि जिस तरह अभी आपने बात भी की थी, घर में बैठे हुए थे, हमारे घर में कुछ ट्रैश वगैरह पड़ा हुआ था, तो अम्मी कहती हैं कि जाके इसको बाहर फेंक कर आ जाओ। तो एक तो ये भी बड़ा मसला होता है कि एक भाई दूसरे को कहता है, दूसरा दूसरे को कहता है कि भाई तुम चले जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि यार उस ट्रैश के अंदर बॉटल्स भी थी प्लास्टिक की, और उसके अंदर जिस तरह पिज़्ज़ा बॉक्सेस आपको बताया, और भी काफ़ी कैंस वगैरह, ये पेप्सी की बॉटल्स वगैरह, वो चीज़ें वगैरह भी होती हैं सारी बीच में। तो फिर मैंने सोचा कि यार एक तो ये अगर हम फेंक देंगे, अगर हम जाके बाहर फेंक दें, नालियों वगैरह में जाती है, जिससे एनवायरनमेंट को बड़ा नुकसान होता है। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं, जिस तरह हम अगर हमको टैक्सी या गाड़ी मंगवानी होती है तो वो हम अपनी किसी वेबसाइट के थ्रू या ऐप के थ्रू हम मंगवा लेते हैं। अगर हमको फूड मंगवाना होता है किसी भी टाइम, हम अपनी इस पर मंगवा सकते हैं। क्यों ना हम कबाड़ियों को भी बुला सकें और हम आराम से उसको वो चीज़ें दे सकें, क्योंकि पता है आजकल सोसाइटीज़ बन रही हैं और जिस रैपिड तरीके से अर्बनाइजेशन हो रही है, तो हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसके अंदर ये वेंडर्स वगैरह अलाउड ही नहीं होते। तो लोगों के घरों में इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो डिस्कार्ड भी करना चाहते हैं, और क्या ही इससे बेहतर हो कि उसी के बदले आपको कुछ थोड़ा बहुत पैसे वगैरह भी मिल जाए। और इससे आप एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हो। बिल्कुल, एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं। अच्छा, ये ऐप किस तरह से चलती है? इसका नाम कबाड़ी ऐप ही है? जी जी, इसका नाम कबाड़ी है। बिल्कुल सही। वर्किंग किस तरह से है? वर्किंग ये है कि आप हमारी वेबसाइट या हमारी ऐप के थ्रू आप जाते हैं तो वहाँ पे हमने एक ऑप्शन दिया होता है स्केजुअल पिकअप। स्केजुअल पिकअप में बड़ा सिंपल सा तरीका है, जिस तरह आप गाड़ी मंगवाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप अपनी लोकेशन डाल देते हैं कि आपकी लोकेशन कौन सी है, आप अपना नाम लिख देते हैं कि आपका नाम क्या, आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं जिससे आपकी तरह से हम रब्ता कर सकते हैं। और जो इसका सबसे अच्छा फीचर ये है कि उसमें हमने टाइम डाला हुआ है, क्योंकि आपके घर में ट्रैश वगैरह तो पड़ा होता है और अगर कबाड़िया आता भी है तो उसकी कोई टाइमिंग फिक्स नहीं होती है। तो उस टाइमिंग को मैच करने के लिए जिस टाइम आप घर पे फ्री हो और आपके पास टाइम हो तो आप अपने वो टाइम लिख देते हैं और हम आपके बताए हुए टाइम के आपके एड्रेस पे आते हैं और आपसे वो पिक करके आपको उसके बदले में जो भी इन रिटर्न कैश होता है वो हम आपको दे देते हैं। अच्छा, आपने वो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अच्छा गत्ते हैं तो पर केजी ये होगी, अगर आपने एसी फॉर एग्जांपल यूज आप दे रहे हैं या कोई और मटेरियल है तो उसका लिखा हुआ है आपने अपनी एप्लीकेशन पे? जी जी बिल्कुल। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोट कर सकें, प्राइसेस वगैरह हमने मेंशन की हुई है। प्लास्टिक की जो प्राइस है वो हमने 70 रुपीज़ पर केजी रखी हुई है, मिक्स प्लास्टिक जो हम लेते हैं। इसके अलावा कार्डबोर्ड हो गया या पेपर वगैरह होता है तो वो हम 18 रुपीज़ पर केजी लेते हैं। और इसके अलावा जो रोटियां वगैरह होती हैं या जो इस तरह की और चीज़ वगैरह होती है तो वो हम 10 रुपीज़ पर केजी लेते हैं।
तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कितने लोग डाउनलोड कर चुके हैं इस ऐप को? एक तो ये चीज़, दूसरा है कि iOS एंड्रॉइड दोनों पर अवेलेबल है? अभी तो एंड्रॉइड पर है, और एंड्रॉइड पर भी ये है कि हमने लॉन्च की थी और फिर उसके बाद एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया, तो उसमें थोड़ा सा इश्यूज बन गए, तो हम उस पर भी काम करके उसको ठीक कर रहे हैं। अच्छा। और वेबसाइट पे जो हमारी ट्रैफिक है वो तो काफ़ी अच्छी आ रही है। लेकिन ट्रैफिक कहाँ से है? बिकॉज आप तो खुद आपका ताल्लुक पेशावर से, लेकिन क्या सिर्फ पेशावर वालों के लिए है या कि ये नेशन वाइड है? बेसिकली तो अभी जो ऐप हमने स्टार्ट किया वो तो पेशावर वालों के लिए है, बट जब रिस्पांस ये देखने में आ रहा है सोशल मीडिया के थ्रू लोग जानने लग रहे हैं, तो काफ़ी और शहरों से भी हमें रिक्वेस्ट आती हैं जिनको हम एक्सक्यूज़ कर रहे थे, बट हमारा प्लान ये है कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें, क्योंकि लोगों का रिस्पांस देख के पता लग रहा है और शहरों में भी लोग चाहते हैं कि ये चीज़ हो। अच्छा, कितना यूज़र फ्रेंडली है ये? यूज़र फ्रेंडली तो मैंने कहा बड़ा सिंपल सा है, 2-3 स्टेप में आप अपना स्केड्यूल कर सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपल सा अपना नाम लिखना है, अपना मोबाइल नंबर लिखना है, आपने अपना एड्रेस डाल देना है और अपना टाइम या डेट मेंशन कर देना है। इंग्लिश में है? इंग्लिश में है बिल्कुल, और आप उसमें रोमन में भी लिख सकते हैं। हमने ये देखा कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक इंग्लिश में लिखनी है, और इंग्लिश में रखने का मकसद ये था कि आजकल आपको पता है हम लोग अगर मैसेजेस पे बात करते हैं हम रोमन उर्दू में लिखते हैं या रोमन पश्तो या रोमन पंजाबी में हम लोग लिख रहे होते हैं इंग्लिश में पंजाबी के वर्ड्स, तो हम चाह रहे हैं कि जितना यूज़र के साथ फ्रेंडली हो सके। उर्दू टाइप नहीं आप कर रहे होते? मतलब ये प्रैक्टिस नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है, मतलब इसका ये नहीं है कि ज़बान से हमें वो है, हम ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा लोग इस्तेमाल कर सकें। और ये गलत प्रैक्टिस है, अपनी ज़ुबान है, लिखना भी उसी ज़ुबान में ही चाहिए जिस ज़ुबान में आप बात कर रहे हैं। बिल्कुल, बट ये है कि हम चाह रहे हैं कि यूजर्स भी फ्रेंडली होने चाहिए। अब उस चक्कर में मैं बना दूं कि आपने बिल्कुल उर्दू लिखना है, बहुत से लोगों के पास उर्दू कीबोर्ड नहीं होता, लिखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, उसको पश्तो डालनी चाहिए थी इसमें, पश्तो भी डालनी चाहिए, बट अब बहुत से लोगों के पास वो एक्सेसिबिलिटी नहीं होती है, तो फिर वो लोग रह जाते हैं, वो कीबोर्ड नहीं होते उसमें, वो उनकी कीबोर्ड नहीं। एक कबाड़िया किसी इलाके में जाए, वो चीज़ें खरीदे और कबाड़िया ऐप के थ्रू कोई जाके वो चीज़ें कलेक्ट करे, क्या फ़र्क है इसमें? तकरीबन टाइम की बचत है। हाँ, इसमें एक तो टाइम की बचत है, दूसरा इसमें रिसोर्सेज की भी आप बचत कह सकते हैं, तीसरा ये है कि आपको फ्लेक्सिबल हो जाता है कि आप किस टाइम घर पे अवेलेबल हैं। नहीं, घर पे आने वाले कबाड़िए को मैं प्लास्टिक बेच दूं या ऐप वाले को दे दूं, दोनों में फ़ायदा मुझे किस में है? वो तकरीबन हम तो सेम ही है, सेम ही है। और दूसरा इसको बनाने का पर्पज़ यही है कि हम लोग जिस तरह अपने ये जो टैक्सी ऐप्स है डिफरेंट, वो डिफरेंट लोगों को ऑन बोर्ड करते हैं। हमारा मकसद भी ये है कि इस तरह के जो कबाड़िए वगैरह हम उनको ऑन बोर्ड लेकर इसको एक वाइट कॉलर जॉब बना दें। बिल्कुल। और ऐप, अगर मैं आपको थोड़ा बताऊँ, ऐप का नाम रखने का मकसद भी यही था, जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा है कि लोग कबाड़िए का नाम सुन के तो लोगों के चेहरे पर हंसी आ जाती है, और हम लोग अगर हम किसी को बुरा भला होता है हम उसको कहते हैं यार क्या कबाड़िए वाले काम तुम कर रहे हो, कोई अगर काम कर रहा होता है। तो इसका मकसद यही है कि इस तरह के जो प्रोफेशंस हैं हमें उन्हें रिस्पेक्ट देनी चाहिए। प्यारी सोच है आपकी। तो उसी वजह से हमने नाम भी ये रखा है, एक आम सा नाम होता है, हर किसी को याद भी हो जाता है और नाम से ही जाहिर हो जाता है कि क्या काम करने वाले हैं। और दूसरा ये कि जिस तरह से आपने रेट वहां पर फिक्स कर दिए है ना, तो इससे ये कि बार्गेनिंग नहीं हो सकती और जितना जिसको हक है वो उसको मिल जाएगा। कबाड़ी अगर आता है तो आप उसे बार्गेनिंग कर रहे हो, प्लास्टिक की बोतल इतने में ले लें, ये गत्ता इतने में ले लें, पेपर इतने में ले लें, तो शायद इसमें उसका भी हक मारा जाता है किसी तरीके से, क्योंकि हम बार्गेनिंग में लग जाते हैं। तो इट्स रियली गुड कि हम उसको फिक्स प्राइसेस करके हमने रख दिए। बिल्कुल, हम लोग यही चाह रहे हैं कि चीज़ें फिक्स हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर छोटी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूँ, जिस तरह आपने बताया कि हम लोग वेंडर्स के साथ तो बहुत बार्गेनिंग करते हैं और जब हम किसी ब्रांड्स वगैरह पे शॉपिंग जाते हैं तो वहाँ पे बगैर आंखें बंद करके दे देते हैं, लेकिन ये वी नीड टू सपोर्ट देम। एक स्ट्रीमलाइन कर दी है, एक तो स्ट्रीमलाइन कर दिया है, दूसरा माहौल दोस्त आपकी ज़रा सोच, और तीसरा जो सबसे प्यारी बात है कि कबाड़िए को इज्जत दो वाली जो आपकी सोच है, बहुत पहले से बहुत शुक्रिया साथ मौजूद थे। आई एम श्योर कि अभी पेशावर में, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में, महीनों में बाकी शहरों में भी ये एप्लीकेशन काम करती नजर आएगी। ब्रेक की तरफ हम बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुज़श्ता रोज़ हमने पीडीएम का एहतजाज देखा, रेड जोन में देखा और अदालत को पर कड़ी तनकीद की पीडीएम की तरफ से, और मरीम नवाज साहब हों, मौलाना फजल रहमान साहब हों, शदीद तनकीद का निशाना बनाया उन्होंने अदालत को। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में भी चीफ जस्टिस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस लाने की मंजूरी कल दी गई है और इस मकसद के लिए एक कमेटी भी कायम कर ली गई। दूसरी जानिब चीफ जस्टिस ने पंजाब इलेक्शन केस में उसकी समाअत के दौरान हुकूमत और पीटीआई को दोबारा मुज़ाकरात करने का मशवरा दिया और कहा है कि अदालत को सिर्फ आइन नहीं बल्कि हालात को भी देखना होता है। उन्होंने ये फैसला अगली समाअत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। सियासी माहिरीन की राय में अदालत के लहजे में पहले की निस्बत कुछ नरमी देखी गई है। इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें JUIFA के रहनुमा हाफिज अब्दुल्ला साहब। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। हम जानना चाह रहे थे सर आपसे कि कल का जो धरना था, कल का एहतजाज था, सर कितना कामयाब रहा, क्या खोया, क्या पाया हमने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, कल का जो धरना था या एहतजाज जो पीडीएम की तरफ से और पीडीएम की सरबराह की तरफ से जी हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब की तरफ से ये कॉल दी थी आवाम को पूरे मुल्क से। मकसद ये था कि हमने एक एहतजाज रिकॉर्ड कराना था। वो ये कि
25 जुलाई 2018 में सहूलत दी गई इमरान ख़ान को। उस सहूलतकारी के नतीजे में इमरान ख़ान और PTI को मुल्क पर मुसल्लत किया। आज जो मुल्क भुगत रहा है वो कौम भुगत रही है, माशी तबाही की सूरत में, सियासी आदमी इस्तेहकाम की सूरत में, महंगाई की शक्ल में और IMF के हवाले से। इसी तरह आपकी खारिजा पॉलिसी उस ज़माने में मुख्तलिफ़ किस्म के ज़ाविये हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान एक ख़तरनाक सूरत हाल के साथ पाकिस्तान का सामना है। तो इसका बुनियादी वजह इमरान ख़ान है और उसकी सियासत, इमरान ख़ान की सियासत नफ़रत, इंतशार पर मबनी सियासत है। और रिसेंटली आपने देख लिया कि एक गिरफ़्तारी के मौके पर और इस मुल्क के साथ क्या कुछ नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद पर इंसाफ की चारदीवारी से, इंसाफ की छतरी से, इंसाफ के चौकीदारों ने क्या सहूलत नहीं दी। तो इस हवाले से हमने हाफिज साहब यहीं पर ये भी जानना चाहेंगे कि सुनने में तो यही आया था कि ये धरना जारी रहेगा जब तक जो है आपके मकासद पूरे नहीं हो जाते। क्या मकासद पूरे हो गए तो धरना खत्म हो गया या कोई और वजह थी इसकी? मैंने बात पूरी नहीं की, तो लिहाजा मुल्क में जो कुछ हुआ, जो आग जलाया, जो लाशें गिराई गई, जो इंतशार और नफ़रत पैदा की गई, जो एक मतलब जंगल का काम, यहाँ ये लग रहा था कि ये जंगल है, ये मुल्क नहीं है जी। ये सिर्फ इमरान ख़ान ने एक दिन गिरफ़्तारी के नतीजे में, और उसके साथ फिर हुआ क्या, आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए। हुआ ये कि एक ही दिन में वो सहूलत उनको मिली कि उन केसेस में भी सहूलत मिली जो अभी तक उन पर बने ही नहीं। अगर आइंदा आप पर कोई केस बनेगी उसमें भी आपको ज़मानत है मेरे प्यारे। तो एक मुलजिम जब आके इंसाफ के चौकीदारों के सामने खड़े होके, उस मुलजिम के साथ इस किस्म का रवैया नहीं होना चाहिए कि आप उसको वेलकम कहते हैं। या हाफिज साहब ये पॉइंट आपका आ गया, कथा कलामी की माजरत, लेकिन जो सर आपने कहा ना सहूलत, मैं उस पर ज़रूर आपकी राय भी लेना चाहूँगा। आप कह रहे हैं सहूलत दी गई, सर ये भी सहूलत हमने पहली बार देखी कि हुकूमत में होते हुए, हुकूमत ही की एक जमात आती है, दफ़ा 144 भी हुकूमत लगाती है, लेकिन उसको ख़त्म भी आप लोग खुद ही कर देते हैं। रेड जोन में दाखिले पर पाबंदी होती है, आप लोग उसको नहीं मानते। आप कहते हैं गमला नहीं तोड़ा, कोई पुरतशद्दुद वाक़या नहीं हुआ, हमने दीवारें और दरवाजे फलांगते हुए भी देखा। तो इस पर ज़रूर मैं राय लेना चाहूँगा आपसे सर कि ये गलत नहीं हुआ सर जो हुआ कल, फिर रेड जोन में जाना, इस तरीके से जाना, सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुँचने लगे। गवर्नमेंट खुद कह रही थी, वो चाह रही थी कि आप वहाँ तक ना जाएँ, आप डी चौक तक रहें या इस तरफ रहें। देखिए, हम ये दिखाना चाहते थे कि आवाम और आवाम की रविश, रियासत के साथ मोहब्बत और रियासत की अमलाक और रियासत की अलामात, जो पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, PTV सेंटर, आपका सेक्रेटरीट, PM हाउस, इसके साथ असल आवाम की मोहब्बत की हालत आप देखिए। हज़ारों लोग कल आए, एक पत्ता भी नहीं गिरा। हमने ये दिखाया पूरे मुल्क को, 22 करोड़ आवाम को, और उन हज़ारात को हमने ये दिखाया कि जिसको आपने सहूलत दी, इसके बावजूद कि उन्होंने तबाही और बर्बादी के अलावा और कुछ भी नहीं किया, प्राइवेट अमलाक के साथ भी, सरकारी अमलाक के साथ भी, और जिना हाउस के साथ भी, रेडियो स्टेशन के साथ भी। और ये भी हकीकी आवाम की और पब्लिक की एक हुजूम, एक इज्तिमा था, लेकिन एक पता भी नहीं गिरा। हम सिर्फ ये दिखाना चाहते थे कि असल हकीकत, असल आवाम। अच्छा, यानी हाफिज साहब ये एक इज्तिमा था, एक पावर शो था, यानी ये डिसाइडेड था कि धरना नहीं दिया जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ। प्लीज बताइए। आपको यानी ये हमने दिखाया इसको क्या कि मुल्क के साथ और रियासत के साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ, इदारों के साथ मोहब्बत की अलामत ये है जो आपके सामने है। हज़ारों लोग आपके बिल्डिंग के सामने खड़े हैं, आपकी बिल्डिंग की हिफाजत के लिए खड़े हैं, उनकी तक़द्दुस और एहतराम को बहाल करने के लिए खड़े हैं। उनकी तक़द्दुस, उनका एहतराम 22 करोड़ आवाम, 24 करोड़ आवाम में वो पामाल हो चुका है। बाहर तासुर ये है, ये एहतिजाज था, लेकिन हमने इसको ख़त्म क्यों किया?
वो पीडीएम का फैसला था, मौलाना फजल रहमान का फैसला था कि उन्होंने बुलाया भी था और फिर उसको ख़त्म भी की। अगर ज़रूरत पड़ी तो कल फिर बुला सकते हैं, परसों फिर बुला सकते हैं, हफ्ते के बाद फिर बुला सकते हैं, जब जरूरत पड़े। जरूरत पड़ने से क्या मुराद है? काम है सर देखिए, करना भी हमारा काम है। कल हाफिज साहब ये देखा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मुतालिक भी हमने अभी खबर शेयर की कि उसमें फैसला किया गया है जजेस से मुतालिक, ये जो मामला है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेजने का फैसला किया गया है। तो जरूरत पड़ने से क्या मुराद है? अगर वहां से काम ना हुआ तो फिर दोबारा से पावर शो, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, ये आइन और जमहूरियत ने हमें हक दिया है, ये हम डिसाइड करेंगे। ये फैसला पीडीएम की क़ियादत करेगी, ये फैसला पीडीएम की सरबराह करेगी कि कब आवाम को कॉल देनी है और कब नहीं देनी है। लेकिन आवाम को किस मकसद के लिए कॉल देनी है? आवाम को इस मकसद के लिए कॉल देनी है कि असल सुप्रीम पार्लियामेंट है, आइन की अमलदारी है और कानून की बालादस्ती है। जहाँ जहाँ से आइन, कानून, पार्लियामेंट पे हमला हो जाता है या पार्लियामेंट को या आइन को दबाने की कोशिश की जाती है, पब्लिक उसकी हिफाजत के लिए, उसकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, या मुक़द्दस मकामात को एक शख्स के ज़ाती अहदाफ के हुसूल के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ रियासत के अहदाफ के हुसूल के लिए, आइन के अहदाफ के हुसूल के लिए पब्लिक को कॉल देना ये फिर ज़रूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि जब भी ज़रूरत पड़े हम दोबारा भी कॉल्स दे सकते हैं। और हाफिज साहब, अदालत ने मुज़ाकरात का भी कह दिया है, उन्होंने तजवीज़ कर दिया है कि मुज़ाकरात भी दोबारा हो जाने चाहिए पीडीएम और पीटीआई के दरमियान। तो क्या मुज़ाकरात का अब भी कोई सवाल है, कोई ऑप्शन है, कोई चांस बाकी है? देखिए, आप पीटीआई की बात अभी ना करें और अदालत से भी मेरी दरख्वास्त यही है कि वो अब पीटीआई की बात न करे, क्योंकि पीटीआई के बारे में ये फैसला करना होगा कि पीटीआई एक दहशतगर्द तंजीम है या एक सियासी तंजीम है। ये फैसला करना होगा। अब वो इस कैटेगरी से गुजर रही है। अगर पीटीआई दहशतगर्द तंजीम है, वो रियासत और रियासती सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला आवर है, वो सिक्योरिटी फोर्सेस के हसास मकामात पे हमला आवर है, ये रियासत की अलामात और उनकी बिल्डिंग्स पे हमला आवर है, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे हमला आवर है, वो एम्बुलेंस पे हमला आवर है। उसको फिर एक सियासी तंजीम की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। हाफिज साहब, क्या ये फैसला सवाल है आज कि वो दहशतगर्द तंजीम है या एक सियासी तंजीम? क्या ये पीडीएम में फैसला हो गया है कि अब वो तैयारी की जाएगी, इस डगर पर चला जाएगा कि पीटीआई को सियासी जमात ना कंसिडर किया जाए, पाबंदी की तरफ बढ़ सकती है हुकूमत सर? पीटीआई के अगेंस्ट पाबंदी लगाई जाए, बैन किया जाए पीटीआई को? देखिए, मेरी बात सुनिए, अगर तारीख लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लग सकती है इस बुनियाद पर कि वो सियासत कर रही है जिससे हम इत्तेफाक नहीं करते, तो क्यों? अगर तारीख तालिबान पाकिस्तान पे इस बुनियाद पर कि वो तशद्दुद की सियासत पर यकीन रखती है, उसको बैन किया जा सकता है। उन्होंने किया क्या है? उन्होंने तो भी यही किया है। अगर हमला किया वहाँ से तो जीएचक्यू पे हुआ है, वही हमला पीटीआई ने भी किया। उन्होंने हसास मकामात पे, यानी ज़ियारत में काजी आज़म रेजिडेंसी पे हमला हुआ, हमलावरों के साथ हुकूमत और रियासत ने क्या मामला किया? उन सब लोगों को गोलियों से छलनी किया गया। अब मुझे बताइए, अगर लाहौर में जिना हाउस पे तहरीक इंसाफ इमरान खान के हुक्म पर हमला किया जाता है, उनको जला दिया जाता है, तो फिर उसकी सजा क्या होनी चाहिए? यही तो सवाल है हाफिज साहब, क्या ये फैसला हो गया? तो ये क्या ये फैसला पीडीएम में हो गया है कि जिस तरह टीएलपी और टीटीपी को देखा गया उसी तरह पीटीआई को देखा जाएगा? देखिए, मेरी बात सुनिए, आप खुद अंदाजा लगाइए। आप अभी भी यानी मुल्क में ऐसे भी हल्के हैं, बहुत जिम्मेदार लोग हैं जो आज भी पीटीआई से मोहब्बत और अकीदत रखते हैं। आज तक इमरान खान ने इन तमाम वाक़यात की मज़म्मत नहीं की, उनकी किसी भी लीडर ने मज़म्मत नहीं की। इसका मतलब ये है
वो हाफिज साहब वो तो ये कहते हैं ना कि वो तो जेल के अंदर थे, तो बाहर जो कुछ भी हो रहा उन्हें नहीं पता कि क्या हो रहा था, वो रोक नहीं सकते थे क्योंकि जेल में बंद थे। लेकिन हाफिज साहब ये मामला किस तरफ जाते हैं आप देख रहे हैं? क्योंकि देखा जाए तो पीटीआई के अपने सपोर्टर्स हैं, उनके अपने फॉलोअर्स हैं, और इस तरह पीडीएम के अपने फॉलोअर्स हैं, वो अपना रोड शो दिखाते हैं, उतना अपना पावर शो, और पीडीएम अपना पावर शो दिखाती है। इसमें अवाम कहाँ गई, हल कहाँ पर है, ये बात कहाँ तक जाएगी आखिर? आपका इस सवाल का जवाब दे दूं कि इमरान खान ने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, लेकिन जब इमरान खान को रिहाई मिली, इमरान खान ने कहा कि अगर आप फिर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो यही होगा जो 9 मई को हुआ। तो इसका मतलब ये है कि उनको पता था और दोबारा भी करना चाहते हैं। वो उन्होंने जो बात की वही बातें दोहराई जो वो पहले किया करते थे। जहाँ तक आवाम की बात है, मेरी बात सुनिए, हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि हम आवाम को सहूलत दें। हम तो कोशिश यही कर रहे हैं कि आवाम की सहूलत और उनके मफादात के लिए मुअस्सर इक़दामात मौजूदा हुकूमत उठाए। लेकिन जब दूसरी तरफ उनका एजेंडा ये है कि पाकिस्तान की मईशत को कैसे तबाह करना है, जी, पाकिस्तान की दिफाई क़ुव्वत को कैसे निशाना बनाना है, जो काम भारत और इसराइल का है वो काम पीटीआई कर रहा है। और भारत के रिटायर्ड मेजर और वगैरह वगैरह उसकी मीडिया सब कहते हैं कि जो काम मेरा है वो खुदाई खिदमतगार कर रहा है इमरान खान, बगैर किसी पैसे के, बगैर किसी किराए के पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना, गैर मुस्तहकम करना, पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना, पाकिस्तान की दिफाई लाइन को तबाह करना, यही तो मकसद भारत का भी है और यही इसराइल का भी है। और आज अमेरिका भी यही चाहता है कि पाकिस्तान डिस्टेबलाइज हो। उसके लिए एक बहुत जबरदस्त मोहरा अमेरिका ने तो इस पर बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में जो गिरफ्तारियां भी हो रही हैं वो कानून के तहत होनी चाहिए और कोई पुरतशद्दुद वाक़यात नहीं होने चाहिए। बहुत शुक्रिया, हाफिज अब्दुल्ला मौजूद थे और इस वक्त जो सूरत हाल पर हमसे बात कर रहे थे। जो सियासी मामला हैं उस पर जिक्र हमने किया, लेकिन जो अदालती मामला है बात उस पर भी करेंगे एक ब्रेक के बाद। रखिए हमारे साथ। वेलकम बैक। गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन केस की अहम समाअत हुई और आज तक के उसे मुलतवी किया गया। और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान, सियासी जमातों, एडवोकेट जनरल्स पंजाब और केपी, इन सबको नोटिस जारी किए गए हैं। एक रिव्यू पिटीशन थी और उस पर यह समाअत हुई और गुज़श्ता रोज़ अदालत ने तमाम फरीक़ैन के दलाइल सुनने का फैसला किया और कहा है कि जब फरवरी में केस का आगाज़ हुआ उस वक्त हालात मुख्तलिफ थे, आज हालात बहुत बदल गए हैं। समाअत के दौरान अदालत ने सियासी जमातों को दोबारा मुज़ाकरत करने का मशवरा दिया और साथ ये कहा कि आइन के साथ साथ हालात को भी देखना होता है। इससे ये तासुर भी पैदा हुआ कि अदालत इस केस में हुक्म अदूली पर हुकूमत के खिलाफ कोई सख्त फैसला करने में जल्दबाजी नहीं कर रही। इस मामले को वक्त मिल गया है। इसी अहम मामले पर बात करेंगे। मारूफ कानूनदान शाह खावर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। खावर साहब, किस तरह देते हैं सारे मामले को? कल की समाअत पंजाब इलेक्शन के हवाले से 14 मई की डेडलाइन तो गुजर गई, अदालती फैसला भी माना नहीं गया, तो अब आप किस तरह देख रहे हैं? मुज़ाकरात की भी दोबारा बातचीत चल चुकी है, सारे मामले पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक कल की जो समाअत थी उसमें एक तासुर ये था, आम तासुर ये था कि शायद कल जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो हुक्म अदूली की वजह से हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, कैबिनेट को जो है वो आड़े हाथों लेंगे और उन पे कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन मेरा ये ख्याल नहीं था। उसकी वजह ये है कि कल की जो प्रोसीडिंग्स थी वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो 4 अप्रैल 2023 का जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की 3 रुकनी बेंच का, उसमें उन्होंने 14 मई की डेडलाइन दी थी कि 14 मई तक आपने इलेक्शंस करवाने हैं और इलेक्शन शेड्यूल का भी ऐलान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ख़ुद कर दिया था। तो उस पर ताख़ीर से, लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन ने एक रिव्यू पिटिशन नज़रसानी की दरख्वास्त की हुई थी और वो जो है वो 14 के बाद लगी, कल 15 थी। तो उस पर फिर ये था कि हम भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्योंकि जो रिव्यू का स्कोप होता है वो बड़ा महदूद होता है और नॉर्मली उसमें जो कि उसी बेंच ने सुनना होता है, उसी का डिसीजन होता है। तो जब तक कोई अपेरेंट एरर जो है वो सामने ना हो जजमेंट में, तो अदरवाइज़ इसमें रिव्यू में जो है बड़े कम चांसेस होते हैं कामयाबी के। लेकिन कल हैरान कौन तरीके से फिर हमने ये देखा कि सुप्रीम कोर्ट का रवैया जो था वो बड़ा फ्लेक्सिबल था। उन्होंने ये उनके जो लॉयर हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, उनको उन्होंने कहा कि आपने बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स उसमें एजिटेट कर दिए जो पहले आपने नहीं किए थे, जो रिव्यू में नहीं होते, लेकिन बहरहाल आपने बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस इसमें जो है वो सामने लाए हैं जिसका सुना जाना ज़रूरी है और उस पर हम नोटिस इशू करते हैं। और उस पर फिर
पीटीआई के वकील जो हैं अली ज़फ़र भी आ गए रोस्टम पे, उन्होंने फिर इंसिस्ट किया क्योंकि आपकी जो हुकूमत अदूली हो चुकी है, 14 को इलेक्शन नहीं हुआ, तो आप उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें, उसको इंश्योर करें। फिर अटॉर्नी जनरल भी उधर ही मौजूद थे, तो उस पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने और स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो रिमार्क्स ये दिए कि हमें इस चीज़ का इल्म है कि इलेक्शन जो है आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर ही होने हैं, लेकिन हमने सिर्फ आइन को नहीं देखना, हमने और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना। बड़ा अहम पॉइंट, ये बड़ा अहम था। उसकी वजह यह है कि वो उसका भी उन्होंने इजहार कर दिया कि उन्होंने कहा जो 5-6 दिन पहले से जो वाक़यात हो रहे हैं उससे भी जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो मैं ये समझता हूँ, अच्छा फिर उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो एक सियासी माहौल जो है वो इतना हीटेड है, उसमें अगर इलेक्शन हो भी गया तो उसमें दूसरी पॉलिटिकल पार्टी उस पर जो है वो उसको इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो पहले एक हारमोनियस माहौल पैदा करना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने फिर इस चीज़ को इंसिस्ट किया दोनों को, अटॉर्नी जनरल को भी और पीटीआई, कि आप मुज़ाकरात की तरफ जाएं। आप इस माहौल जो इतना गर्म और इतना तुंद और तेज़ हो चुका है उसको पहले आप हार्मोनाइज करें, फिर फ़ायदा होगा इलेक्शंस का। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा एक वाइज किस्म की उनकी अप्रोच है, कोई दो राय नहीं। लेकिन सर मुज़ाकरात का फिर कहा सुप्रीम कोर्ट ने, कहा पहले भी था, बाद में रिटन ऑर्डर में कहा हमने मुज़ाकरात की बात नहीं की है। गवर्नमेंट कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का काम सालिसी का है नहीं है, पीटीआई वाले कहते हैं कि उन्होंने कहा था हम तो इसलिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। हाँ, वो मुज़ाकरात हुए थे, वो भी इंटरेस्टिंगली एक शहरी की जो पिटीशन थी उसमें मैं ही वकील था। अच्छा। और उसमें उसके नतीजे में ये ज़रूर हुआ था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आई और उन्होंने इस बात को, जो हमारी पिटीशन का जो एक एम्फोसिस वो ये था कि कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस एक दिन होने चाहिए। इस पे सब ने इत्तेफाक किया, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज आई, और उसी के नतीजे में आपको याद होगा कि फिर एक मुज़ाकरात शुरू हुए थे। 3 दौर उसके चले, पीडीएम, उनके इत्तेहादी और पीटीआई के, उनके 3 दौर चले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर आखिरी दौर जो था उसमें वो कामयाबी नहीं हुई। लेकिन वो भी इस बात पे मुत्तफिक थे कि जो आइन और उसका जो तकाजा है वो यही है कि इलेक्शन जो हैं वो सूबों के और मरकज़ के अलग अलग नहीं होने चाहिए। अगर ये हो गए तो इससे एक इनबैलेंस क्रिएट हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये थी कि जो 18वीं तरमीम जो 2010 में पास हुई थी उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट्स का कॉन्सेप्ट पहली दफ़ा दिया गया था। तो इसलिए इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी बड़ी उसमें फ्लेक्सिबल थी। और कल भी एक बड़ी ख़ास बात ये थी कि उन्होंने ख़ुद अटॉर्नी जनरल को कहा, चीफ जस्टिस ने, कि आपने हमारे फैसले से अगर आप इख्तलाफ रखते हैं तो आपने उस पर नजरसानी की दरख्वास्त नहीं दायर की हुई। तो वो भी उनको वो एक किस्म की तरगीब दे रहे थे कि आप भी दाखिल करें, ताकि हम मौजूदा हालात के तनाज़र में उन तमाम चीज़ों को देख कर फिर हम एक कोई ऐसा फ़ैसला करें जो कौम के लिए भी बेहतर हो, जिसमें आइन भी वायलेट ना हो और सारी जो है स्टेक होल्डर्स उससे मुतमईन हो। खबर साहब, आपने खुद इस चीज़ का भी जिक्र किया कि अदालत कल काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल नज़र आई है, मुज़ाकरात की बात भी हुई है और चीज़ों को टाइम भी दिया जा रहा है क्योंकि अभी के जो हालात हैं उनके लिहाज से। कब तक टाइम दिया जाएगा चीज़ों को? क्योंकि अभी भी देख रहे हैं मुज़ाकरात की, तो जब भी आप बात करते हैं पीडीएम से या पीटीआई से तो नज़र यही आता है कि मुज़ाकरात अब हो नहीं सकते। 14 मई की डेडलाइन, हाँ 14 मई की डेडलाइन जो है वो भी गुजर चुकी है, अदालत का फैसला भी नहीं माना गया, फ्लेक्सिबिलिटी भी है, लेकिन कब तक अब फैसला सुना दिया जाएगा? क्योंकि देखा जाए तो अदालत का फैसला नहीं माना है तो तौहीन अदालत तो है ना ये, तो ये फैसला कब तक आ सकता है और क्या ये नाअहली की तरफ जाएगा? देखिए, बात यह है, मैं आपको बताऊं कि मैं अभी ये समझाऊं कि कल की जो प्रोसीडिंग्स थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक जुडिशल रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करना चाहती है, वो इस पर फैसला नहीं देना चाहती, क्योंकि उसकी एक वजह है, मैं आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट ने खुद एक्सपीरियंस किया, हमने भी किया है। जब भी ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है जिसके पोलिटिकल इफेक्ट्स होते हैं, अब एक फरीक आता है, उसके अगर आप हक में फैसला देते हैं, चाहे वो आइन और कानून के मुताबिक हो, मुखालिफ फरीक उसकी मुखालफत करेगा। अब देखें कि कल का जो ये इतना बड़ा एक शो हुआ, उसमें बड़ी नापसंदीदा बातें हुई मेरी नज़र में कि जजेस को इस तरीके से सरेआम नहीं, पहली बार हुआ सुप्रीम कोर्ट के बाहर इस तरह से। लेकिन उसका भी एक बैकग्राउंड ये था कि पीटीआई ने कुछ दिन पहले चीफ जस्टिस साहब की सॉलिडेरिटी में एक जुलूस निकाला था, जिसकी क़यादत खुद इमरान खान साहब ने की थी। मैं ये समझता हूँ कि उस स्टेज पर सुप्रीम कोर्ट को एक ऑफिशियल हैंड आउट निकालना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टीज को कहना चाहिए था कि आप अपने मामलात अपनी हद तक रखें, हमें बीच में शामिल न करें। लेकिन वो ऑफिशियल नहीं, वो कहीं पे किसी दबे अल्फाज में जरूर आया था। गालबन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने एक तकरीब में ये बात की थी, लेकिन ये रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आना चाहिए था। अच्छा, अब उसका फॉल आउट ये हुआ कि कल एक नापसंदीदा वहाँ तकारीर हुई मेरी नज़र में, क्योंकि जब आप जजेस को नाम ले के इस तरीके से
उनको जो है अंडरमाइन करेंगे या उनको इस तरीके से वो करेंगे, यहीं पर अच्छा तासुर नहीं फैलता। कल की मैं उसी पर जानना चाह रहा हूँ आपसे कि अगर ऐसा कुछ हो, कहीं पर भी इस तरह की तकारीर हो, इस तरह के लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया जाए, तो क्या उनके खिलाफ तो उनके खिलाफ ज़रूर हो सकती है, लेकिन मैं अगेन कहता हूँ कि सरफ नज़र बरतती हैं अदालतें, उनको सब पता होगा क्या क्या अल्फाज हैं, वो बिल्कुल तो इन अदालत में। मेरा ये ख्याल ये है कि हल इसमें है कि ये जो अब रिव्यू पिटिशन फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन में, हमारी वाली जो पिटिशन है वो अभी भी उस पर फैसला नहीं हुआ, वो भी एक दिन में इंतखाबात वाला। जी, मैं ये समझता हूँ कि इस पे वक्त का तकाजा ये है कि एक बड़ा बेंच तश्कील दे दिया जाए और उसमें उन जजेस को भी शामिल कर लिया जाए जिनकी तरफ निशानदेही होती है कि उनको बेंच में शामिल नहीं किया आप खुद ये चाह रहे हैं फुल बेंच? बिल्कुल मैं ये चाहता हूं फुल बेंच हो, क्योंकि वो जो भी फैसला करेंगे, देखिए जजेस आइन और कानून से हट के फैसला नहीं करेंगे। ये बहुत अहम पॉइंट है, चूंकि देखिए दोनों फरीक ये कहते हैं कि फुल बेंच हो, यानी उस पर वो भी पीटीआई वाले भी इनकार नहीं करते, उस पर भी नहीं करते। तो मेरा ख्याल ये है कि उससे एक कलेक्टिव जुडिशियल विजडम सामने आएगा खासी बेहतर हो और उसके ऊपर फिर कोई उंगली भी नहीं उठा सकेगा और वो एक कलेक्टिव जुडिशियल विजडम आएगा और वो जो कलेक्टिव विजडम होगा वो माइंडफुल होगा कि मुल्क में इस वक्त हालात कैसे हैं, पॉलिटिकल तनाव भी है, आइन को भी हमने जो है एडहेयर टू करना है उसकी प्रोविजंस को। फिर मैं समझता हूँ कि एक वसी तर एक अदालती जो है दानिशमंदी सामने आएगी। बिल्कुल ठीक है शाह साहब, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे आप और इससे मुतालिक हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाजरीन, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जब रास्ते बंद हों, इंटरनेट सर्विस मुतासर हो, सोशल मीडिया ऐप्स ना चल रही हो, सबसे अच्छा काम ये होता है कि आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आपको तो वैसे घूमने फिरने का बहुत शौक है। हाँ, तो फैमिली के साथ घूमने फिरने का मौका अगर ना मिले, हर वीकेंड पे कहीं ना कहीं शुएब जाते हैं, नई जगह एक्सप्लोर करते हैं और वहाँ की वीडियोस बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, चाहे हालात कैसे भी चल रहे हो, और शुएब की वो हंसती मुस्कुराती वीडियोस और पिक्चर्स सारी होती है। That's how I am, मुझे मजा आता है। It's a really good thing कि आप वो प्रेशर नहीं लेते। मैं वो स्ट्रेस लेना नहीं चाहता जो आसपास का होता है, इसीलिए कभी वो बात है आग लगे बस्ती में, शुएब अपनी मस्ती में। नहीं ऐसी बात नहीं है, अल्लाह पाकिस्तान को महफूज रखे, बाज़ारी हमारी सबकी दुआ होती है, लेकिन ये सिर्फ मौजूदा हालात के हवाले से बात स्ट्रेस को कम करने के लिए, के हवाले से भी अगर बात करें, ओवरऑल उस पर ज़ाहिर है मेरी वाकई कोशिश ये होती है कि मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करूं अपने आप को उस शोर से। तो मैं कहाँ गया और मैंने क्या एक्सप्लोर किया इस दफ़ा, आपको दिखाते हैं और लेकर चलते हैं, चलिए मेरे साथ। के अंदर फर्स्ट टाइम 120 फीट हाइट बनी है, आर्टिफिशियल टावर बना है। इसके अंदर हमने जिप लाइन के लिए लोगों को लेके जाने के लिए, फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है, हम इसके अंदर लिफ्ट यूज़ कर रहे हैं। लिफ्ट के थ्रू लोग 120 फीट हाइट पे जाते हैं। ओके, ऊपर से इसका व्यू बड़ा एंजॉय करते हैं पूरे डैम का। फिर जिप लाइन के थ्रू जाते हैं और वापस में और जगह पे जिप लाइन है। वहाँ की जिप लाइन और यहाँ की जिप लाइन में क्या फ़र्क है एज फार एज द इक्विपमेंट एंड द एटमॉस्फेयर इज कंसर्न्ड? बेसिकली आपको डिफरेंस तो खुद नज़र आएगा क्योंकि चीज़ें खुद बोलती हैं। ठीक है, तो 120 फीट हाइट इतना बड़ा टावर आर्टिफिशियल आपको तो कहीं नहीं मिलेगा। राइट। नंबर 2, इसके अंदर हमने जो आर्टिफिशियल लिफ्ट लगाई हुई है, ठीक है, लिफ्ट के थ्रू लोगों को ऊपर लेके जाते हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही है। नंबर 3, हमारे पास जो इक्विपमेंट है सर्टिफाइड इक्विपमेंट है। ठीक है, तो मेरा ख्याल एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आपसे शेयर भी करते हैं अपने नाजरीन से कितना मज़ा हमें यहाँ पर इस जिप लाइन में आ रहा है। तो फॉर्म भर लिए, अब चलते हैं स्टॉवर की तरफ जहाँ पर लिखा हुआ है एडवेंचर लवर।
अच्छा अब ये जो इक्विपमेंट हमने पहन लिया ये है जिसमें हम सिटिंग पोजीशन में जा रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और पोजीशन है कि आप लेट के हवा में जाते हैं, वो कैसे जाते हैं हम अगले मरहले में आपको दिखाएंगे। भी चलते हैं इस लिफ्ट के थ्रू ऊपर। लॉन्गेस्ट जिप लाइन 1.2 किलोमीटर 55 से 50 सेकंड का कहा जा रहा है। अब पहाड़ भी नजर आएंगे और खूबसूरत सा पानी भी हमारी निगाहों के सामने है। ये प्यारी सी वादी और दिलकश नज़ारा इस जिप लाइन के थ्रू आप तक पहुंचाता हूं मैं। वंडरफुल एक्सपीरियंस एट दिस जिप लाइन। पहुंच चुके हम दूसरे स्पॉट पर, वापस नहीं जाने दिया, रोक लिया यहाँ पर। थैंक यू। ऊपर पाँव के सर खड़े हो जाए, यहाँ पे खड़े हो जान, खड़े हो। पहुँच गए यहाँ पर, मज़ा आ गया। 55 सेकंड का तो पता ही नहीं चला। अब यहाँ से जाना है वापस, चूँकि डैम में पानी है कम, थोड़ी सी वॉक करके जाएंगे पानी तक, वहाँ से बोट की राइड लेंगे और दोबारा से उस रिजॉर्ट पे पहुँच जाएंगे। आइए मेरे साथ। पहुँच गए हम पानी तक। अरे पानी तक नहीं, अपनी कश्ती तक। इस जेटी पे जाएंगे अब हम वापस उस रिजॉर्ट पे जहाँ से हमने सफ़र का आगाज़ किया था, क्योंकि अभी पार्टी बाकी है। यानी अभी हम कराएंगे आपको वैली राइड, और वो है यहाँ की सबसे मुनफरिद चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। तो खानपुर डैम है ये, क्या ज़बरदस्त पानी है। कम ज़रूर है लेकिन बड़ा ही प्यारा पानी है। कोशिश करते हैं इस जेटी को चलाने की, अगर इजाज़त दें आप तो। कैसा रहा उन्हें मैं बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ा मज़ा आया जनाब। और दो दोस्त साथ हर रास्ते में गपशप लगाते भी आप आ सकते हैं, पूरा नज़ारा एंजॉय करते करते आ सकते हैं। यहाँ से वापस फिर आपने जाना है बोट के थ्रू। आइए मेरे साथ। जिप लाइन ने बड़ा आज एंजॉय कराया हमें, और अब जिप लाइन के बाद एक बार फिर हम इस जेटी के थ्रू जाएंगे वापस उस रिजॉर्ट की तरफ। तो दोबारा से जेटी चलाने का एक्सपीरियंस करते हैं। यानी आज हमारी हाईवे भी मुख्तलिफ है, सवारी भी मुख्तलिफ है और जाने का अंदाज भी मुख्तलिफ है। वापस चलते हैं स्टूडियो। सलाम है। वाह भाई वाह, ये देखकर तो मैं जेलस हो चुकी हूँ अभी, और मेरा दिल कर रहा है कि मुझे भी कोई वीकेंड पे टाइम निकालना चाहिए और घूमने जाना चाहिए। अरे कहा था आपको कि चलें। हाँ, लेकिन मैंने प्रेफर किया कि मैं रेस्ट करूँ। या आपने कहा कि नहीं, ये तो साउथ एशिया की वाटर बॉडी लॉन्गेस्ट जिप लाइन है। आप शायद वर्ल्ड हाईएस्ट जिप लाइन करने जाना चाहेंगी, जो कि शायद कुछ दिन बाद। ये भी कर लेती तो बहुत बड़ी बात। नहीं, आप कर लेंगे, बहुत एंजॉय करती। आप कर लेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तानी ई कॉमर्स के शोबे में दुनिया की 47वीं बड़ी मार्केट है और तवक्को जाहिर की जा रही है कि साल 2027 तक इस मार्केट से $8,100 मिलियन का रेवेन्यू हासिल किया जा सकता है। मुल्क में ऑनलाइन कारोबार और फ्रीलांसर्स की तादाद
तेजी से बढ़ रही है, मगर गुज़श्ता दिनों होने वाले पीटीआई के एहतजाज के दौरान जो इंटरनेट की बंदिश हुई उससे हमारी इस इंडस्ट्री को एक धचका लगा है। जहां सिर्फ अगर 3 दिन के फिगर्स हम शेयर करें, 3 दिन में 30 अरब रुपए से ज़्यादा का नुकसान रिपोर्ट हुआ है और आलमी सतह पर पाकिस्तानी ई कॉमर्स इंडस्ट्री की साख बहुत ज़्यादा मुतासर हुई है। ये खौफ पैदा हुआ कि अब पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स को बैरून मुल्क से मिलने वाले काम में कमी आ सकती है क्योंकि उनका पाकिस्तान पर एतमाद मुतज़लज़ल हो गया है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें ई कॉमर्स एक्सपर्ट हैं हैदर अहमद काजी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। हैदर, ये जो हमने फैक्ट्स एंड फिगर्स अभी आपके सामने भी रखे, अवाम के सामने भी रखे, इंटरनेट की बंदिश की वजह से जितना नुकसान हुआ है, सारी सूरत हाल को आप किस तरह देखते हैं? किस तरह से आप कंपनसेट करेंगे हम? जी, ये नो डाउट बहुत बड़ा लॉस है और हमारे सिर्फ पाकिस्तान के अंदर सिर्फ अगर आप देखें तो पर डे ई कॉमर्स की जो लॉस है वो कम और बेश तकरीबन $20 मिलियन के करीब है। पाकिस्तान की जो अगर आप रिटेल की टोटल इंडस्ट्री देखें ना तो वो तकरीबन 60 से 70 बिलियन डॉलर्स के करीब है। ई कॉमर्स अगर हम देखें तो वो 9 to 10% इसका फॉल करता है, तो वो तकरीबन 6 से 7 बिलियन डॉलर के करीब आपको एक साल में जनरेट करके दे रहा है। इसी को जब आप रिवर्स इंजीनियर करते हैं तो पर डे आपको तकरीबन $20 मिलियन का लॉस सिर्फ ई कॉमर्स इंडस्ट्री से जो है देखना पड़ा। इसके अलावा अगर हम फ्रीलांसिंग की एग्जांपल ले लें तो हमारे पास कम बेश तकरीबन 5 लाख फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं। पाकिस्तान 4th लार्जेस्ट मार्केट है फ्रीलांसर्स की पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम उनका भी खमियाजा देखें तो तकरीबन एक दिन के अंदर 2 से 2.5 अरब डॉलर वो जनरेट कर रहे हैं। 2 से 2.5 अरब रुपए की जो है वो 2 से 2.5 मिलियन डॉलर की आराम से एक दिन में वो डॉलर्स की, ये सारी की सारी अमाउंट डॉलर है। अच्छा, जो मैंने रिसेंट बात की है वो तो पाकिस्तानी कंजप्शन है जिसको आपने डॉलर में कन्वर्ट किया, पर ये तो 2 से 2.5 मिलियन डॉलर एक दिन के अंदर आपके लिए पाकिस्तान के अंदर लेके आ रहे हैं। उनको लॉस हुआ है। ना सिर्फ ये बल्कि जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो लोग काम कर रहे हैं, सफाइवर है, वहां पे अब एक टिकर आ गया। लेट्स सपोज अगर वो पाकिस्तानी है और अगर वो कहीं और भी बैठा हुआ है तो उसकी प्रोफाइल के अंदर पाकिस्तान की वजह से टिकर आ गया कि भाई ये आपको काम टाइम पे डिलीवर नहीं कर सकते क्योंकि इंटरनेट की ब्लॉकेज हुई हुई है। तो ये जो कुछ लॉसेस हमारे पास इस वक्त फेस हम लोग कर रहे हैं और जो हुए हैं इसका खुमियाजा बहुत जो है दूर तक जो है ना जाने वाला। ये ऐसा नहीं है कि आज इन्होंने इंटरनेट अगर खोल दिया है तो कल जो जिनका टिकर चल चुका, जिनकी प्रोफाइल पे एक दाग लग चुका, उनको बड़े आराम से काम मिलेगा। उनको काम बिल्कुल आपने सही कहा कि इतने आसानी से नहीं मिलेगा। जब हम इस टोटल फिगर को राउंड अबाउट करते हैं तकरीबन 2 से 2.5 अरब रुपए पर दिन का जो लॉस है वो टेलीकॉम की तरफ से हमें मिल गया। फिर हमें फ्रीलांसर पाशा की अगर हम एग्जांपल लें तो आईटी सेक्टर को अराउंड कोई 10 अरब रुपए का नुकसान अभी तक हो चुका है। तो अगर हम इन सब फिगर्स को कोड कर ले 6 से 7 बिलियन रुपीस पर डे ई कॉमर्स का नुकसान है। 2 to 2.5 बिलियन डॉलर आपका बाकी इंडस्ट्रीज जिसमें आप इन्वॉल्व कर लेते हैं आईटी सेक्टर को और फ्रीलांसिंग का वहां से है, तो कमो बेश आराम से 9 से 10 अरब रुपए का एक दिन का लॉस है, जिसमें से एटलीस्ट 1 बिलियन गवर्नमेंट को टैक्स कलेक्शन में जो है ना लॉस इनकर करना पड़ा है। तो हैदर अब लॉस तो हमारे सामने है, फैक्ट्स एंड फिगर्स हमारे सामने। आपने जिस तरह से बताया कि उन तमाम लोगों को जिनके बिजनेसेस चल रहे थे उनकी प्रोफाइल पे एक तरह से धब्बा लग गया, दाग लग गया, जिसको बहुत मुश्किल से अब वो अपनी एक क्रेडिबिलिटी बिल्ड कर सकेंगे। उन तमाम लोगों को आप किस तरह से अपनी क्रेडिबिलिटी दोबारा से अपलिफ्ट करनी है, दोबारा से रीगेन करनी है, क्या आप मशवरा देंगे? देखिए, ये इतना आसान नहीं होगा कि अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने कहा ठीक है जी हमसे गलती होगी 3 दिन बाद हम रिस्टोर कर देते हैं, तो ये आसान नहीं होने वाला। लेकिन अब गवर्नमेंट को इसमें चाहिए कि बहुत ज़्यादा वो इनको सपोर्ट करे, इनकी प्रोफाइल्स के लिए सपोर्ट करे। लेकिन अब अगर एक फ्रीलांसर होगा ना वो कोशिश ये करेगा अगर वो पाकिस्तानी भी है तो वो किसी दूसरी कंट्री से जाके अपना प्रोफाइल बनाएगा या अपना प्रोफाइल को वो चेंज करेगा ताकि इस किस्म के अगर नेक्स्ट टाइम कोई प्रॉब्लम आते हैं तो वो फेस ना कर सके। इसका इनडायरेक्ट जो इम्पैक्ट आने वाला है वो अगेन पाकिस्तानी इकोनॉमी को आएगा। जो रह से कुछ डॉलर्स हमारे पास आ रहे थे फ्रीलांसिंग की कीमत में, अब वो यहाँ से चले जाएंगे और वो होगा। हैदर, ये हमने पहले भी देखा कि बहुत से फ्रीलांसर्स पहले ही दुबई में या किसी और मुल्क में चले जाते हैं, वहीं से काम करते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पे इंटरनेट का मसला रहेगा। और अभी इस एक स्टेप के बाद जिस पर आपने तो कहा कि हुकूमत ने कहा गलती है, हुकूमत ने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं हो, तो अभी भी ये समझता है कि उन्होंने बिल्कुल ठीक किया। अब ऐसे में अगर और फ्रीलांसर्स बाहर चले जाते हैं, किसी और मुल्क में बैठ के काम करेंगे, ज़रा आपने बड़ा अच्छा कहा कि डॉलर्स आ रहे थे पाकिस्तान में, एक बड़ा ही ज़रूरत है पाकिस्तान की कि रेमिटेंसेस आएँ, डॉलर्स आएँ, और वही नहीं
नहीं आएंगे पाकिस्तान में, तो ज़ाहिर है एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान का हो जाएगा। ऐसे में जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं, ये इतना मुश्किल तो नहीं है गवर्नमेंट के लिए कि अगर आपने बंद करना भी है सोशल मीडिया साइट्स को, आप ट्विटर बंद करना चाहते हैं, आप लोगों की आवाज़ दबाना चाहते हैं, वो तो एक मामला है। आप ऐसी वेबसाइट्स तो बंद ना कीजिए, ऐसे प्लेटफॉर्म्स बंद ना कीजिए जहां से लोग कमा रहे हैं और आपके मुल्क के लिए कमा रहे हैं, आपके लिए डॉलर्स लेकर आ रहे हैं। इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एग्जैक्टली और आपने देखा होगा कि 2 दिन बाद ऐसा ही हुआ कि उन्होंने कुछ ऐप्स खोल दी, जिस तरह फूड पांडा राइडर्स हैं, 1,30,000 फूड पांडा राइडर्स, बाइकिया राइडर्स हैं, वो लोग बेचारे बेरोजगार बैठे हुए हैं। वो इवन वी हैव सीन देम ऑन द फुटपाथ, वो बेचारे बैठ के रो रहे हैं कि यार बिल्कुल ऐसे हमारी तो रोजी रोटी इससे चलती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब तो उन ऐप्स को एटलीस्ट बैन ना करें, उन ऐप्स के ऊपर तो कोई सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा नहीं हो सकता ना। तो ये जो चीज़ है ये बहुत बहुत डिफिकल्ट है। ये अब मैं आपको बताऊं कि हमारे पास जितनी भी जो मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बाहर से फंडिंग लेके आती हैं, अब वो पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर डायरेक्ट डॉलर्स नहीं आ रहे होते। वो क्या करते हैं, अपने आप को सिंगापुर के अंदर रजिस्टर करवाते हैं, सिंगापुर के अंदर वो पेरेंट कंपनी होती है, वहां पे वो डॉलर जा रहा होता है, और पाकिस्तान के अंदर सिर्फ जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनकी सैलरी आ रही होती है। तो ये जो रही सही, अब मैं आपको बताऊं डॉन का एक आर्टिकल है, वो बता रहा है कि $700 मिलियन जो पाकिस्तान के अंदर कंपनीज लेके आई हैं, वो सबसे ज्यादा मुतासिर हुई हैं इस इंटरनेट ब्लॉकेज की वजह से। तो जो रही सही आपकी 20% रह गई थी, 80% ऑलरेडी सिंगापुर में रजिस्टर हो रही थी, जो 20% रह रही थी अब वो 20% भी कहीं और जाएंगी, वहां रजिस्टर्ड होंगी, और पाकिस्तान को जो इनडायरेक्टली डॉलर्स आने थे वो अब कहीं से भी नहीं आएंगे। हमारे पास ऑलरेडी डॉलर्स का फुकदान है, जो डॉलर्स कमा के दे रहे हैं उनको भी हम फर्दर जो है ना पुश कर रहे हैं कि नहीं जी आप ना कमाएं, आप कहीं और डॉलर मंगवाएं, जो रही सही काम है वो खत्म हो जाएगा। तो ये इसका इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि 2 दिन था, अगले 4 दिन इन्होंने ऑन कर दिया तो जी ठीक हो गया, नहीं, ये आगे आने वाले तकरीबन 12 से 13 महीने तक इसका इम्पैक्ट रहेगा। और नई जितनी भी जनरेशन आएगी वो सबसे पहले कोशिश करेगी कि वो पाकिस्तान का अकाउंट तो बनाए ही ना, वो अकाउंट बनाए डिफरेंट उसका लैंग्वेज उसका एरिया का, और वहां पे वो डॉलर मंगवाना। तो बस अब यही बात की जा सकती है कि डैमेज हैज बीन डन। अब यह है कि चीज़ों को मजीद बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, अभी बहुत सारे नौजवान हमें देख रहे हैं और ई कॉमर्स की तरफ सबका रुझान भी है, अब दुनिया भी जाहिर है अब इसी तरह से ही चल रही है। तो इस वक्त जो नौजवान हमें देख रहे हैं या ख़वातीन भी हमें देख रही हैं स्पेशली, वो अगर ई कॉमर्स में किसी भी फील्ड में जाना चाहती है तो किन शोबों में ज़्यादा उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कहाँ से स्टार्ट करें? आपकी एक्सपर्ट राय लेना चाहेंगे। देखिए, इस वक्त सबसे ज्यादा जो अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ना वो लोकल ई कॉमर्स के अंदर। जैसे मैंने आपको बताया रिटेल की एक फिगर दी, $60 to $70 बिलियन पाकिस्तान की है, उसका 10% तक वो पहुंचा है। दुनिया में अगर ई कॉमर्स देखें तो इस वक्त US UK को देखें 25 to 30% ई कॉमर्स चला गया। और अगर हम चाइना की एग्जांपल लेते हैं तो चाइना इस वक्त 44 to 50% ऑफ द टोटल सेल रिटेल की जो है वो ई कॉमर्स के ऊपर कर रहा है। पाकिस्तान मैंने बताया कि 9 to 10% एट मैक्स जो है ना अचीव किया है। तो अभी आप देखें पोटेंशियल कितना है, 10 से 44%। यहाँ पे मेच्योरिटी अभी नहीं आई। आप लोकल ई कॉमर्स में कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत जल्दी उसका रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, स्टार्ट करना भी बहुत आसान है, 5,000 से 6,000 रुपए में आपकी वेबसाइट बन जाती है। अगर आप प्राइवेट लेबल कोई ब्रांड स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए बहुत आसानी हो जाती है। फिर अगर आप इवन इंस्टाग्राम के पेजेस पे आप देखें कॉस्मेटिक की चीजें बेच के हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं वो लाख सवा लाख रुपए की सेल कर रहे हैं। तो लोकल ई कॉमर्स का जो इस वक्त पोटेंशियल है ना वो बहुत ज्यादा है। तो अगर लेट सपोज आपके कोई प्रॉब्लम भी होती है तो वो इनसाइड पाकिस्तान होती है, लोकल पे ही आपको पता है कि मैंने किस तरीके से डिलीवर करना है। आप क्या करते हैं कि ठीक है इंटरनेट बंद हो गया, वेबसाइट बंद हो गई, आपने नंबर ऑन कर दिया अपना, आपने व्हाट्सएप के ऊपर जो है ना लेना स्टार्ट कर दिए, आपने कॉल के ऊपर, आपने SMS के ऊपर अपने ऑर्डर्स लेना स्टार्ट कर दिए। और लोकल से क्या होता है कि आपका जो कस्टमर है वो आपसे बहुत लिंक्ड है, आपको पता है आपने रीटारगेटिंग उससे कैसे करनी है। तो ये इस वक्त जो पोटेंशियल है बहुत ज्यादा है इस वक्त लोकल ई कॉमर्स का। और चाइना की मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपको दूंगा। हमारे पूरे मुल्क का कर्जा जो है वो तकरीबन अगर देखें $125 बिलियन है। चाइना एक दिन में अपने एक प्लेटफॉर्म से जो ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है उससे अगर हम अपने कर्जे का इंटरेस्ट निकाल दें तो एक दिन में इतनी सेल करता है ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म से 11/11 पे जितनी पूरे पाकिस्तान का कर्जा इंटरेस्ट निकाल के अगर हम करेंगे, हमको $90 बिलियन के करीब एक दिन में एक ई कॉमर्स से लोकल जिसका 80% शेयर होता है उससे सेल करता है। तो आप खुद पोटेंशियल का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा इसमें पोटेंशियल है। बस अंदाजे ही लगाए हैं हैदर साहब, हमने उस पर काम ही तो नहीं हुआ। हालांकि दिस इज़ द टाइम, बल्कि हाई टाइम के उस पर काम होना चाहिए। वो चाहे पॉलिसी मेकिंग हो चाहे उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, ताकि जो नुकसान हुआ वो तो हुआ, आइंदा ना हो, इस पर काम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। एक ब्रेक लेंगे नाज़रीन, वापस आते हैं, साथ रहिए।
वेलकम बैक जी। सुबह से आगे में आपको कहेंगे खुशामदीद, और जहां पर हम मुल्की सूरत हाल की बात करते हैं, सियासी सूरत हाल की बात करते हैं, जहां पर हम प्रोटेस्ट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि रोड्स बंद होगी, इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट सर्विस हमने देखा, एप्स डाउन होगी, लेकिन वहीं पर हम जहां पर ये कह रहे होते हैं कि कारोबार मुतासर हुए, ये वाला जो इदारा है ये मुतासर हुआ, वहाँ पर हम तालीम की बात क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा इदारा कि हमारे स्टूडेंट्स इस सारी सूरत हाल से कितने मुतासर हुए, स्पेशली वो तमाम स्टूडेंट्स जिनके इम्तहानात हो रहे थे, वो तैयारी कर रहे थे और उनको पता नहीं था कि कल उनका पेपर होना है या नहीं होना। नफ्सियाती दबाव अपनी जगह, और उसके बाद जो स्ट्रेटेजी बताई गई कि एक सब्जेक्ट की बेस पे दूसरे सब्जेक्ट में नंबर दे दिए जाएंगे, जिससे उनका स्ट्रेस लेवल और बढ़ गया है और उस पर क्वेश्चन मार्क्स उठना शुरू हो गए हमारे तालीमी निजाम के ऊपर। एग्जैक्टली, आप देखें ना कि बच्चे मुतासर हुए सबसे ज्यादा। आज पहली बार थोड़ी हम ये बात कर रहे हैं, कोविड ने मुतासर किया बच्चों को, उसके बाद अभी मुल्की सूरत हाल जिसमें हम धरने, एहतजाज, रास्ते बंद, उसमें देखते हैं कि बच्चे मुतासर होते हैं, स्कूल बंद हो जाते हैं। तो इसी हवाले से बात करते हैं, एजुकेशनिस्ट कुरैतुल अली हमारे साथ मौजूद हैं। अभी जिस तरह से हम बात करें सूरत हाल की, सड़कों पे लोग निकल चुके हैं, सियासी सूरत हाल है, मुजाहरे हो रहे हैं, अब जाहिर है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजा जा रहा और स्कूल खुद भी बंद हैं ऑफिशियली भी। बच्चों का और तालीम का कितना नुकसान हो रहा है? जी हाँ, जिस माशरे में और जिन पॉलिटिकल सिनारियोज़ में हम जी रहे हैं, उसमें जब तालीम या शोबा तालीम जो है वो आपकी लीस्ट प्रायोरिटी होती है, यानी आपकी तरजीहात में ही नहीं है, तो सबसे पहला टारगेट स्कूल होता है कि और कुछ बंद करो ना करो लेकिन स्कूल बंद हो जाए। और मैं समझती हूँ बहुत ही अफसोसनाक बात है, स्पेशली ये जो टाइम था ना जिस वक्त पे ये सब कुछ हुआ है, पीक टाइम है इम्तहानात का। फेडरल बोर्ड के भी इम्तहानात जो हो रहे हैं, डिफरेंट बोर्ड्स के इम्तहानात हो रहे हैं, जो हमारे नेशनल करिकुलम है, मैट्रिक के हो रहे हैं, एफएससी के भी शुरू होने, और दूसरी तरफ जो इंटरनेशनल करिकुलम है, यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के या एडेक्सल बोर्ड वगैरह जो दूसरे बोर्ड्स हैं, स्पेशली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के इम्तहान शुरू हो चुके हैं, तो वो तो कैंसिल हुए पर्चे, और उसके असरात बहुत दूर तक जाते हैं। ये छोटी सी बात नहीं है। देखिए, जो हमारे अपने मुल्क का निज़ाम है वो कदरे आसान है कि फेडरल बोर्ड ने कैंसिल किए लेकिन डेट शीट में रीस्केड्यूल कर दिए। अब खुदा करे कि जिस तरह से हालात चल रहे हैं कि वो रीस्केड्यूल भी जो उन्होंने किया है वो हो जाए, लेकिन जो कैम्ब्रिज है उसने तो कैंसिल कर दिए, क्योंकि उनके अपने मसाइल होते हैं, इंटरनेशनल एग्जामिनेशन है, जो दूसरी जोन्स हैं, जो पाकिस्तान जिस जोन में है मौजूद, उस जोन में ये पर्चा हो गया, अब ये पर्चा आउट हो गया, दे कैन नॉट रिपीट दिस पेपर, दे हैव टू मेक अनदर पेपर। तो हर निज़ाम तालीम की अपनी लिमिटेशंस होती हैं, एक बड़ा ह्यूज सिस्टम है, और उन्होंने कहा है कि जी हम तो रीस्केड्यूल नहीं करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि अगर आपने उर्दू का एक पर्चा दिया है और दूसरा कैंसिल हुआ, तो जो एक दिया है उसके ग्रेड पे आपका अगला ग्रेड आ जाएगा। अब आप तो नौजवान लोग हैं, आप इससे रिलेट कर ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं कि एक बच्चा कभी कभी एक पर्चा ढीला होता है, फिर हम सोचते हैं अच्छा जी कोई बात नहीं, अच्छा अगला जो है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है तो उसमें हम और अच्छा कर लेंगे। स्टूडेंट समटाइम्स किसी का कोई एरिया स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें वो ज़्यादा अच्छा करता है, वो स्ट्रॉन्ग वाला कैंसिल हो गया। ए लेवल्स का सेकेंड ईयर जो है, जो कि पासिंग आउट, यानी वो बच्चे जिन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना है, उनका पूरा का पूरा मैथ्स जो है वो ख़त्म हो गया। सच एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट प्री इंजीनियरिंग के लिए भी, और हमारे तो जो प्री मेडिकल में भी हर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स के साथ इट्स अ वेरी कॉमन सब्जेक्ट। मेरे ख्याल है सबसे ज़्यादा एंट्रीज़ जो हैं वो मैथमेटिक्स की होती हैं। ये पूरा का पूरा पर्चा जो है वो कैंसिल हो गया। अब वो बच्चे कहाँ बैठे हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेना है, उनकी या तो प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं या उन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए जाना है, नस्ट के में जाना है, GIK में जाना है, इवन पूरी उनकी प्लानिंग है ना। अब अगर ये पर्चा भी नहीं होता, रीस्केड्यूल भी नहीं होता, और ये फिर इसका वो पैसे वापस करेंगे जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट दी हुई है, फिर ये अक्टूबर नवंबर में स्केड्यूल होगा या नेक्स्ट में जून में होगा, तो आई मीन आप सोच सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट वक्त है ये बिल्कुल ज़ाहिर है एक बड़ा मसला है कुरैतुल साहिब, लेकिन स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है, एक बेहतर स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है इस सिचुएशन में? देखिए, मैं तो समझती हूँ कि अगर हम एज ए कॉम या इवन फॉर दैट मैटर, हमारी अब क्या कहे, बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी तो स्टेट की है ना। देखिए, जिम्मेदार तो स्टेट है, हमें तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने की ज़िम्मेदारी भी स्टेट की है। हमारे बच्चे जो मुस्तक़बिल, ये जितने माजरत के साथ जितने हज़रात इस वक्त मैदान जंग में हैं, उनमें से कोई भी इस मुल्क का मुस्तक़बिल नहीं है। इस मुल्क का मुस्तक़बिल आप लोग हैं, ये इस मुल्क का मुस्तक़बिल वो बच्चे हैं जो इस वक्त ONA लेवल्स दे रहे हैं या FSC कर रहे हैं। दे आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। हम उस फ्यूचर के लिए कुछ सोच ही नहीं रहे हैं। यहाँ पे हुकूमतें जो फ़ाल हुकूमतें होती हैं,
जो वाकई हुकूमतें होती हैं, जो पब्लिक की वजह से हुकूमतों में लोग आते हैं, पब्लिक ओपिनियन की वजह से, वो फिर ज़िम्मेदार होते हैं। यहाँ पे हुकूमतें पिचन करती हैं, मिनिस्ट्रीज़ ऑफ एजुकेशन पिचन करती हैं और उनके बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट्स होते हैं बाहर के बोर्ड्स के साथ भी, क्योंकि अगर इनकी परमिशन ना हो तो वो तो इम्तहान ही नहीं दिलवा सकते। ब्रिटिश काउंसिल यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने शहरियों के लिए, अपने नौजवानों के लिए, मैं ये समझती हूँ, हम लोग तो कह रहे हैं, लेकिन वहाँ से एक आना चाहिए कि जी आप मेहरबानी से रीस्केड्यूल कीजिए। देखिए रीस्केड्यूलिंग उनके लिए कोई मसला नहीं है, एक पर्चा ही बनाना है ना, और दैट्स नॉट एन इशू, तो वो रिस्केड्यूल कर सकते हैं, सारे मीन्स भी हैं, सब कुछ है। ह्यूज पैसा लिया हुआ है ब्रिटिश काउंसिल ने, जो एक पर्चे की फ़ीस है वो ह्यूज है। तो उसके बाद इतनी सर्विस तो मिलनी चाहिए। कोविड में बहुत ज़्यादा बच्चों ने सफ़र किया था। अच्छा, सफ़र कौन करता है? जो अबव एवरेज होता है। मज़े की बात ये है, जो बिलो एवरेज है वो तो किसी ना किसी तरह किनारे लग के निकल जाता है। जो अच्छा बच्चा है ना, उसका ग्रेड मारा जाता है, उसने ए स्टार लेना था, उसने डिस्टिंक्शन लेनी थी। अब उसका पर्चा, जैसे एक आध पेपर डिफ़िकल्ट आता है, ये कैम्ब्रिज का तरीका है, क्योंकि वो डिफ़िकल्टी लेवल रखते हैं, वो बच्चों को बड़े हायर लेवल पर टेस्ट करते हैं, तो एक पर्चा बड़ा चैलेंजिंग आता है, तो बच्चों के लिए वो ओवरऑल थ्रेशोल्ड उसका डिफरेंट हो जाता है, तो अगले में फिर वो बेहतर कर लेते हैं, तो बैलेंस होके उनका ए स्टार आ जाता है, डिस्टिंक्शंस आ जाते हैं। अब वो जो हल्का वाला है वो उन्होंने दे दिया फॉर एग्जाम्पल, और जाके मुश्किल वाला, मतलब अच्छा वाला उन्होंने बाद में देना था, तो उस हल्के वाले का बी ग्रेड उनका ओवरऑल बी बन जाएगा, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी अनफेयर। पूरा का पूरा रिजल्ट ऐसे हो जाता है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको साहब देखें तो हम कैम्ब्रिज सिस्टम की बात करें ना, जो बच्चे उसके थ्रू अपेयर होते हैं, लेकिन अगर हम उसको कंपेयर करें मैट्रिक के थ्रू जो अपेयर होते हैं, क्या कैम्ब्रिज सिस्टम के थ्रू और जो मैट्रिक के थ्रू अपेयर होते हैं, दोनों के स्ट्रेस लेवल, इश्यूज डिफरेंट हैं? देखिए, जब पेपर कैंसिल जो है और बताओ कि रीस्केड्यूल नहीं हो रहा, तो स्ट्रेस ज़्यादा है। ठीक है। मैट्रिक के बच्चों का भी कैंसिल हुआ, परेशान वो भी हुए, वो भी इसी तरह सवाल कर रहे थे सुबह पेपर होगा नहीं होगा, वो वक्ती स्ट्रेस तो उन्होंने भी उठाया। फॉरन डेट शीट फेडरल बोर्ड ने टाइम भी नहीं लगाया, और आई अप्रिशिएट देम फॉर दैट, कि उन्होंने एक 12 घंटे के अंदर अंदर हमें डेट शीट नहीं भेज दी कि जी अब आपके पर्चे, यानी इस हफ्ते में रीस्केड्यूल हो गई डेट शीट। वो सब बच्चों के पास आ गए, वो बच्चे चलो पर्चा तो हो रहा है, फला डेट को हो रहा है। जो ONA लेवल्स वाले बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा इस वक्त परेशान हैं, और उनको कुछ पता नहीं कि उनके साथ क्या होना है। अच्छा, बिल्कुल सही कोई साहब, ये बात बड़ी अहम है, लेकिन इसके साथ साथ हम देखते हैं कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो इस तरह के फेज से गुजर रहे होते हैं कि अगर हम उनको थोड़ा सा भी पोस्ट एवेल्यूएट करने की कोशिश करें कि किस तरह चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है, तो बच्चों की स्ट्रेस मैनेजमेंट का हम ज़रूर जिक्र करना चाहेंगे कि स्कूल को क्या इकदाम लेने चाहिए इस पर। बड़े इम्पॉर्टेंट है आपका ये सवाल, बहुत ज़्यादा। पहले भी हमेशा से ये ज़रूरत तो रही है, क्योंकि स्ट्रेसेस तो बच्चों की, लेकिन फ़ी ज़माना कोविड में हमने देखा, कोविड में बहुत स्ट्रेस आया, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आया, क्योंकि घरों में ट्रेजिडीज़ हुई। कोविड तो ऐसी चीज़ थी ना, नाना नानी दादा दादी बुज़ुर्ग घरों के कई घरों से चले गए ड्यू टू कोविड, तो उन बच्चों ने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखा, और बच्चे लिटरली सहमे हुए थे। जब वो स्कूल आते और वो मास्क पहन के आना, हाथ धोते रहो, हर वक्त हाथ धो रहे हैं, मास्क, तो दे वर अंडर लॉट ऑफ ट्रॉमा एंड स्ट्रेस। अब वो मज़ीद है, तो आपने जो ये बात कही है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में अब इस वक्त ये साइकोलॉजिकल जो काउंसलिंग है या थेरेपी है या काउंसलर्स जिनको कहना चाहिए, जो एजुकेशन काउंसलर्स हैं, उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लाजमी होने चाहिए। लेकिन देखिए, जहाँ पर हम स्कूल मैनेजमेंट की बात करें, वहाँ पर बच्चे घर में भी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है वालिदैन का भी बहुत ज़्यादा रोल आता है। वालिदैन का इस सिचुएशन में क्या रोल होना चाहिए स्कूल से भी, क्योंकि बच्चे डिस्कनेक्ट हुए हुए हैं, घर पे सारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से घर का माहौल रखा जाए कि बच्चे उसी तरह से मजबूत भी रहें और जो है कनेक्टेड भी रहें अपनी तालीम के साथ? पेरेंट्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो ये कि खुद पैनिक में ना आए, जो कि आ जाते हैं, नेचुरल भी है, लेकिन हम उनको यही कहते हैं कि आप बड़े हैं, आप पैनिक में ना आए, क्योंकि जब आप पैनिक में आएंगे तो बच्चा ज़्यादा पैनिक में आएगा। तो हमसे रब्ता रखें, स्कूल्स के साथ रब्ता रखें, पैनिक में ना आए, और चीज़ों को ज़रा थोड़ा सा सैनिटी के साथ डील करें, जज्बाती ना हो जाए, क्यों नहीं हो रहा जी इम्तहान, हम ये कर लेंगे। आपको पता है वी एज ए नेशन हम थोड़ा सा हाइपर जल्दी हो जाते हैं, तो पेरेंट्स हाइपर ना हो, थोड़ा ठंडे रहें और बच्चों को हौसला दें। उनको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इस वक्त जो चीज़ है वो हमारे लिए बच्चा है, चाहे वो 3 साल का है, चाहे वो 13 साल का है, चाहे वो 18 साल का है। ये एज ग्रुप्स हैं जो इस वक्त सफ़र कर रहे हैं।
ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है और हमें एज टीचर्स भी, टीचर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो भी बच्चों को एक सपोर्ट दे, कोई बात नहीं बेटा ये हो जाएगा, एक तसल्ली, कुछ नहीं कर सकते ना, कम से कम उनको हाइपर होने से, पैनिक में आने से बचा सकते हैं। तो पेरेंट्स का भी यही रोल है, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे ऑलरेडी पैनिक किए हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद थी। लेकिन शुएब, यही वाला एक मैसेज है कि बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है और आपके बच्चे ये सिचुएशन फेस कर रहे हैं, स्पेशली उनके इम्तहानात हैं या किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो खुद पैनिक ना करें बल्कि बच्चे को काम डाउन करें ताकि उस पर वो नफ्सियाती दबाव ना आए। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है और ये सिर्फ स्कूल का काम नहीं है, ये स्कूल मैनेजमेंट का काम नहीं है, ये पेरेंट्स का भी काम है, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर वक्त जो है वो घर में बिता रहे होते हैं। घर में भी स्कूल में भी दोनों की इक्वली इसमें जिम्मेदारी है। अल्लाह करे जी आइंदा ऐसा कोई माहौल ना बने कि स्कूल बंद हो, बच्चों की तालीम का हर जो ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। दोबारा मुलाकात कल करेंगे, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।